हमारे देश के किसानों को किसानी से हटा करके कुछ और काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? आज यदि एग्रीकल्चर अपनी जगह पे है तो हम ये मान सकते हैं कि 70% लोग तो कम से कम हैं जिनको जॉब उनके पास रहेगी। Prime Minister has spent a lot of political capital for not keeping the word MSP in the bill, and I think that is deliberate. Since हमारे किसान छोटे हैं, अगर बड़े किसान होते तो एक्चुअली कॉर्पोरेट्स वहां तक पहुंचते। नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। टुडे वी विल have a conversation with 3 agripreneurs. The reason is the passage of 3 bills in the Lok Sabha that has literally taken the nation in the thick of a storm. The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020, and the Essential Commodities Amendment Bill 2020. ये कॉन्वर्सेशन, ये संवाद हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रखेंगे। इन तीनों बिल की वजह से जो एक झंझावात पूरे देश में किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, कृषि संबंधी भी हो सकते हैं। लेकिन आज द चर्न पे हम ये डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे उन 3 स्टेक होल्डर्स से जो कि ना केवल फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं बल्कि कई मायनों में वो किसान भी हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिल के मायने क्या हैं और किस तरीके से हमें आगे चल करके कृषि क्षेत्र में कौन कौन से इनोवेशंस, कौन कौन से डेवलपमेंट्स हम और देखना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तौसीफ खान। तौसीफ अभी इंदौर में काम करते हैं, ग्रामोफोन नाम से इनकी कंपनी है और काफी चर्चित नाम है ये। मध्य प्रदेश के किसानों की बात करें और किसान नेटवर्क की अगर बात करें। आशीष मिश्रा अपना एक नेटवर्क चलाते हैं, कृषि नेटवर्क, और कृषि नेटवर्क के थ्रू वो किसानों को संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि किसानों को किसी भी तरह की समस्या आए तो वो इस नेटवर्क के थ्रू अपनी सारी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतीक शर्मा। प्रतीक अभी भोपाल में बेस्ड है। प्रतीक और उनकी धर्मपत्नी प्रतीक्षा दोनों ने बहुत लंबे समय तक कॉर्पोरेट में काम किया और वहां का जीवन शायद इन्हें रास नहीं आया, तो वापस वो अपनी जन्मभूमि, कर्म भूमि लौटे और ये ग्रीन्स एंड ग्रेन्स नाम की एक कंपनी चला रहे हैं जो मूलतः जैविक खेती को लेकर के काम कर रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, आशीष, तौसीफ और प्रतीक। एक जो बार बार इस बिल के साथ साथ जो चर्चा शुरू हुई और उसमें एक मुखर स्वर ये आया कि मिडिलमैन को खत्म करने की बात की जा रही है। आई थिंक वो सारा का सारा पॉलिटिकल जो इस बिल के अराउंड जो डिबेट है वो इसी शब्द मिडिलमैन के अराउंड ही है। आप लोग तीनों की जो जर्नी रही और आप लोग तीनों जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग भी एक मिडिलमैन की भूमिका में हैं, जहाँ पे फार्मर्स को चाहे वो गाइडेंस चाहिए, क्या उगाना चाहिए, वहां से लेकर के कहाँ बेचना चाहिए, वहां तक आप लोगों की भूमिका रहती है। तो कैसे देखते हैं इस तरीके के डिबेट को आप लोग, और would you want to comment on the critique of the bill around this? So I'll say, no, Ashish, please go on. Tausif, you can go on, then we'll add Prateek later. No, Ashish, you go ahead. I'll say it's the job of the opposition to oppose the bill. I think it's a huge reform. And I'm sure some of the parties in the ecosystem, like you're saying, say the APMC middlemen, some of them probably may lose after this. But I think these are great reforms, and even Congress had it in their manifesto agenda, but now their job is to oppose. Tausif? No, I think overall, politically, non-politically, I think agriculture is a subject which gets political. So we can't deny the fact that there will be politics that will come in. Each and every government, right from 2001 to 2019, people have had similar kind of manifestos that we will do it. But I think this is somewhere like a 1991 kind of a movement for agriculture. But I'll just say it with other considerations in my mind
that how can we take the best out of it. I think I'm just keeping the politics like aside out of it and considering the fact that somehow this will get through, which has gotten through actually. But at the end of the day, सक्सेसफुल कैसे होगा और क्या चीजें इसमें रिक्वायर्ड होंगी, दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी लाइक अंडरस्टूड. एक तरह से हम मार्केट ओपन करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम थोड़ा कंपटीशन लाइक बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि फार्मर्स को एक्सेस टू मोर बायर्स लाइक मिलेगा, दे विल बी प्रोटेक्टेड. एपीएमसी तो उनके लिए ऑलरेडी लाइक ओपन है, वहां पे भी जा सकते हैं. एमएसपीज के लिए गवर्नमेंट इज सेइंग दैट that is not like changing, but I think what is changing and the fear that is there, that will it like change things for good or will it change things for bad. तो वहां पर I think consistent policy की requirement है, जहां पर आपको a lot of times कोई एक चीज को ही हम अपने दिमाग में रख के सारी चीजें सोचते हैं, बट आर वी थिंकिंग ऑफ कि हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसी होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कैसे होगा, हाउ आर वी लाइक गिविंग पॉसिबिलिटीज टू अ फार्मर कि वो प्रोसेस सके, अपने आसपास में वैल्यू ऐड कर सके, एग्रीगेट कर सके. तो जब ये सारी चीजें साथ साथ आएंगी तब आई थिंक वो बेनिफिट फार्मर को जाएगा. अज्यूमिंग कि सिर्फ इस बिल से वो बहुत मेजर चेंज होगा, आई थिंक इट्स द स्टेप इन राइट डायरेक्शन, बट आई वुड वांट टू सी कि इन सारी चीजों पे कंसिस्टेंट पॉलिसी हम बनाएं कि प्याज का दाम बढ़ता है तो हम उसका एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं. तो दीज आर सम ऑफ, और फिर इन ट्रांजिट भी मटेरियल अगर है बहुत सारा तो वो इन ट्रांजिट भी अब आगे नहीं जाएगा. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई थिंक आई वुड say कि it's a positive move, but I would want to see कि we talk consistently across all these aspects, and then we can like see there will be like changes in the life of the farmer. Only this I am not seeing that only this will have immediate impact. Maybe 5 years down the line there will be some impact that will start seeing over there, because it would structurally change certain things and bring more competition. So that's how at least like I am looking at it right now. So प्रतीक, या मेरे ख्याल से वो पहला वाला जो पॉइंट है वो भी एड्रेस करना जरूरी है कि क्या हम मिडिलमैन हैं. एक्चुअली एक किसी केयर की आवश्यकता है. जब आप एक किसान ने उसे अपना कोई प्रोडक्ट लिया, अब उसे उपभोक्ता तक तो पहुंचना है, तो वो किसी शॉप पे जाएगा, किसी हाथ से होके तो एक बार उपभोक्ता तक पहुंचेगा. तो अभी जो एक अच्छी चीज हो रही है, और हम ये एग्रीगेशन जो है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म तैयार हैं. आप अमेज़न देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, ये भी सारे एग्रीगेशन के प्लेटफॉर्म हैं. और एग्रीगेशन का प्लेटफॉर्म यदि लेके आते हैं, या और भी किसी मतलब तौसीफ का भी आज एक एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है, आशीष का भी इंफॉर्मेशन का एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है. तो ये एग्रीगेशन से एफिशिएंसी बढ़ जाती है. तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई इसमें मैल प्रैक्टिसेस या कॉस्ट बढ़ा रहे हैं या बीच में कमीशन खोरी की बात हो रही है. ये प्लेटफॉर्म आ रहा है जहां से एफिशिएंसी बढ़ रही है. आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की बात करें तो सारी एफिशिएंसी से आ रही है. बाकी जहां तक इन रिफॉर्म्स की बात है तो मैं तौसीफ की बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ. ये एक्चुअली एग्रीकल्चर जो है वो जो 1991 का जो एक टाइम हुआ करता था, वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर के लिए अभी है. रीजन ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारी नीड हायरार्की थ्योरी होती है मॉस्लो की, उसमें सबसे नीचे ये होता है. तो एग्रीकल्चर है विच इज द रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आई वुड से. यहाँ से भारत में जहां 65 से 70% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, आज यदि एग्रीकल्चर अपनी जगह पे है तो हम ये मान सकते हैं कि 70% लोग तो कम से कम हैं जिनको जॉब उनके पास रहेगी. तो this is one I think agriculture need to be focused, and we can build the nation again, we can restart the development process through agriculture. So it is that important. About the reform, I think this was needed, क्योंकि अगेन जैसे मैं ग्रीन एंड ग्रीन्स की भी बात करूं तो हमें लिबर्टी चाहिए कि हम किसानों के साथ मिलके सीधा उन्हें प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएं. और यदि एपीएमसी एक्ट हमारे बीच में आता है तो कहीं ना कहीं वो एक इंश्योरेंस है, और ये तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि इसका रियल इम्पैक्ट कितना है. पर आज सिंबॉलिक मूव भी यदि आप कहें तो ये बहुत जरूरी है. मतलब एक स्वतंत्रता की वो फीलिंग आना कि मैं अब स्वतंत्र हूँ, अब मैं कहीं भी बेच सकता हूँ. तो इस हिसाब से ये मूव बहुत अच्छा है. अगेन आई वुड आल्सो से द सेम थिंग दैट इट्स अ स्टेप इन द डायरेक्शन. मैं अगर आप लोगों की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो
जो एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो स्ट्रक्चर था किसानों के बीच में और मार्केट के बीच में, वो थोड़ा और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चीजें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन इंक्रीज करेगा। और जो सिस्टम था एपीएमसी का, उसको तो सरकार ने ध्वस्त नहीं किया। जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स थे उसके साथ साथ एक और एडिशनल लेयर ऑफ स्ट्रक्चर लगा दी गई, जिससे कि अगर किसानों को लगता हो तो उनके पास ऑप्शन अवेलेबल हो। बार बार 1991 से आप लोग इसकी तुलना कर रहे हैं, तो मैं दर्शकों को कहना चाहूंगी कि शायद कुछ कुछ ऐसा मामला है कि पहले हमारे पास टूथपेस्ट के लिए ऑप्शन सिर्फ 2 होते थे, और जब 1991 के रिफॉर्म्स हुए तो हमारे पास 100 और ऑप्शंस आ गए। ठीक उसी तरह से किसानों के पास सिर्फ एक रास्ता होता था कि आपको किसी भी आपको एपीएमसी एक्ट के तहत आपको कोई पकड़ना होता था किसी व्यक्ति को जो आपको मार्केट तक ले जाए, और अब आपके पास तौसीफ, प्रतीक, आशीष और ऐसे तमाम और लोग होंगे जिनके माध्यम से आप डायरेक्टली एंड कंज्यूमर, यानी जिनको आप भोजन करा रहे हैं, आप वहां तक उनके आप डाइनिंग टेबल तक पहुंच रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अपने आप में क्रांतिकारी डेवलपमेंट निश्चित रूप से है। मेरे लिए इस एक्ट जो एक्ट आया जो बिल टेबल हुआ, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, उसमें मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक पैन कार्ड हो या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है, वो अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर सकता है। यानी कि किसान को केवल पैन कार्ड चाहिए और वो अपने आप में मंडी भी है, वो अपने आप में प्रोड्यूसर भी है, वो अपने आप में अपना प्रोडक्ट वो बेच भी सकता है। तो सिर्फ आपने कई बार इस बात की चर्चा की कि पहले जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें आपने चर्चा की कि जो नजरिया है मिडिलमैन को देखने का, कहीं ना कहीं उस नजरिए को भी बदलने की जरूरत है। क्योंकि हम हमेशा जब भी प्राइवेट सेक्टर का नाम आता है, कॉरपोरेट का नाम आता है या मिडिलमैन का नाम आता है, हम एक ऐसी नेगेटिव छवि लेकर के बैठते हैं कि वो किसानों का खून ही चूस रहा होगा, वो शोषण ही कर रहा होगा। तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, आई थिंक लाइफ फिलॉसफी हर टाइप के लोग हर जगह पर होते हैं, तो देयर इज अ गुड एंड लाइक बैड एवरीवेयर। बट आई थिंक अगर मैं इसको एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में डालना शुरू करूं, तो देन प्राइमरली क्या रोल ये लोग मिडिलमैन प्ले करते हैं या इंटरमीडियरीज इनको हम अगर बुलाएं, तो लार्जली अगर हम आउटपुट के पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं कि किसान का प्रोड्यूस उसने खेती की, अभी हमारा 85% जो फार्मर्स हैं वो हम बोलते हैं कि 1 हेक्टेयर के हैं लगभग या उससे भी कम है। तो उनसे अगर आप प्रोड्यूस आप देखते हैं तो जनरली इसमें और दूसरे एस्पेक्ट्स आते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाइक इट हैज टू गो, तो उसका एक एग्रीगेशन रिक्वायर्ड है। Aggregation required है, तो these guys play a role of those aggregators, so you can call them as a local aggregator. Then there is a role which is every buyer, like I'll give you an analogy कि जैसे आपने टूथपेस्ट का एनालॉजी दिया, एक मैन्युफैक्चरर है, उसका हर आदमी उस मैन्युफैक्चरर के पास लाइक खरीदने के लिए जाने लगा। इट्स नॉट जस्ट इट्स पॉसिबल। तो उसी तरह से ये लोग एक बायर को खोजते हैं, जो बायर्स लाइक हर किसान नहीं पहुंच सकता है वहां तक। तो दीज गाइज एक्ट एज मार्केट मेकर्स। प्रतीक और आशीष, आपने बिल पढ़ा है जो भी अभी टेबल हुआ, उस बिल में क्या आपको कोई ऐसी समस्या लग रही है जिसपे सरकार का ध्यान नहीं गया हो और जाना चाहिए था? तो देखिए, हम लोग बहुत मिडिलमैन जी आशीष गो अहेड, फिर मैं बाद में। हम लोग बहुत ज्यादा मिडिलमैन की बात कर रहे हैं कि एज इफ दीज बिल्स आर अबाउट मिडिलमैन। इट इज नॉट। इट इज अबाउट एक्नॉलेजिंग फ्यू कंस्ट्रेंट दैट इंडियन एग्रीकल्चर always had or is facing today, like we grow more grains than we can store. तो हमें वेयर हाउसिंग कैपेसिटी चाहिए। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इंश्योर करता था कि प्राइवेट वेयर हाउसिंग कैपेसिटी एग्री में कभी डिप्लॉय ना हो। तो हेंस एसेंशियल कमोडिटीज वाला जो ओपनिंग अप है, दैट इज फॉर प्रमोटिंग वेयर हाउसिंग, जो कि नहीं है। आज हमारा ग्रेन खराब होता है। आपने खबरें सुनी होंगी, खुले में गेहूं धान सड़ गया। क्यों? क्योंकि वेयर हाउसिंग कैपेसिटी नहीं है।
सो इसेंशियल कमोडिटीज में जो चेंज हुआ है वो उसके लिए है. देन वी हैव टू लुक एट कि हम लोग आज नेट ग्रेन प्रोडक्शन हमारा ग्रेन रिक्वायरमेंट से ज्यादा है. वी आर अ नेट सीरियल सरप्लस कंट्री. तो और ये भी हमें पता है कि सीरियल्स में इनकम बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है. पूरा डिस्कशन आपने पूछा कि क्या गलत है, तो पूरा हल्ला हो रहा है एमएसपी के अराउंड कि एमएसपी वर्ड उसमें कहीं नहीं है, एमएसपी का कोई डिस्कशन नहीं है. तो वी हैव टू लुक एट एमएसपी. थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो एमएसपी वाज एन इंस्ट्रूमेंट के टू गिव अ प्राइस एश्योरेंस, राइट, फॉर सर्टेन क्रॉप्स, एंड दैट हैज मेजरली ड्रिवन व्हाट क्रॉप्स आर बीइंग सोन टुडे. क्या क्या उगाया जाता है वो इस बात से डिपेंडेंट है. तो किन दो चीजों पर डिपेंडेंट होता था. वो एक चीज डिपेंडेंट होता था कि मुझे बायर किसका मिल जाएगा, मैं बेच अपनी मंडी में सकता हूँ आसपास की, वहां पे जो जो लोग जो चीज खरीदने वाले हैं मैं वही उगा सकता हूँ. मतलब इसका मतलब ये भी है. फिर एक हो गई मार्केट अवेलेबिलिटी. तो मार्केट अवेलेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड थी बिकॉज ऑफ एपीएमसी, कि जो मेरी एपीएमसी खरीदेगी वही मैं उगा सकता हूँ. तो एक कंस्ट्रेंट था. फिर एक सपोर्ट था इन टर्म्स ऑफ एक प्राइस एश्योरेंस था कि हाँ कुछ चीजों का हम एमएसपी देंगे. गवर्नमेंट का प्रॉमिस था जो गवर्नमेंट कभी आज तक मतलब नहीं कर पाई अपहोल्ड. मतलब एमएसपी पे खरीद जो है वो बहुत ही कम होती है. तो स्टिल बट इट रिमेन्स अ पॉपुलर टूल ऑफ पॉलिटिक्स, आई गेस. प्रतीक, मैं आपके पास आऊंगी. एक और संशय होता है लोगों के मन में, जब जैसे ही हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं हमारे दिमाग में वही 4 नाम आते हैं और उन्हीं 4 नामों से ही पूरी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री डिफाइन हो जाती है. एक्चुअली लोग भूल जाते हैं कि जो अगर एग्रीकल्चर को धीरे धीरे प्राइवेटाइज शब्द भी मैं नहीं बोलूंगी, फ्री करने की जो बात हो रही है उसमें आप जैसे एग्रीप्रेन्योर्स का रोल बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है. रिलायंस और वॉलमार्ट और ये सारे जो नाम हैं वो हैं, लेकिन उसके अलावा जो एक दूसरा इंडिया का पक्ष है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स और कॉर्पोरेट एंटिटीज आप जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में आप में से 2 लोगों ने आईआईटीज कंप्लीट किया. आप प्रतीक, आप स्वयं एक एमबीए रह चुके हैं. उसके बाद आप इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतने ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस से पढ़ाई करने के बाद, अच्छी कंपनियों में नौकरी करने के बाद आप लोग वापस अपने अपने गांव लौटे, अपने अपने जड़ों पे लौट करके काम कर रहे हैं. आप लोग भी एक कॉर्पोरेट इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और इस वर्ग की बात कम की जाती है. सडनली इट्स ऑल अबाउट बिग कॉर्पोरेट्स और उनके नाम पे एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जाती है. दिस इज जस्ट अ कमेंट, प्रतीक. यू कैन build on the problems with the bill aspect that we were discussing. जो आपने बात की वो मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए अभी एक लेवल प्लेइंग फील्ड है जो तैयार हो रहा है, एंड दैट्स द वेरी फैक्ट व्हाई वी आर हैप्पी अबाउट दिस. कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, एक्चुअली इस बिल में जो सबसे ज्यादा बात हो रही है, सबसे ज्यादा जो तकलीफ है या डायरेक्ट इम्पैक्ट यदि किसी के ऊपर है तो वो एपीएमसी एक्ट की बात हो रही है. और एपीएमसी एक्ट में भी ये हर व्यक्ति majority of the institution are saying that if you could fix a minimum support price and guarantee a MSP, or probably make MSP a punishable, buying below MSP a punishable offense, they're okay with it, removing the act. I think the core of the problem is not that the farmers are not getting the price. The core of the problem is that we do not have the power to negotiate. So if we are able to negotiate, I think we are still okay. अभी ये होता है कि हम मंडी लेके जाते हैं और हमें जो प्राइस वो मिलती है जो मंडी ऑफर कर रही है. और किसी बिजनेस में ये नहीं होता कि हम प्राइस जो है वो जो बायर है वो डिफाइन नहीं कर सकता, वो मार्केट है वो डिफाइन करता है. बाकी के सारे ट्रेड में हम अपनी मिनिमम प्राइस जो है वो करते हैं डिसाइड. तो अब हमें इसमें प्रॉब्लम एमएसपी, मैं तो खुद एमएसपी का वैसे भी बहुत ज्यादा सपोर्टर नहीं रहा हूँ. पहले तो ये क्योंकि मैं बिजनेस साइड से आता हूँ, वो साइड देखा है मैंने. तो एमएसपी इज अगेन द फ्री मार्केट कांसेप्ट. मार्केट आपने प्राइस जो है वो फिक्स कर दी, व्हिच इज नॉट राइट. एंड ऑन द सप्लाई साइड इट अफेक्ट्स द सोइंग पैटर्न. मतलब अभी जो आशीष थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जिस चीज की एमएसपी या एमएसपी पे जो चीज उनकी मंडी में खरीदी जाती है वही चीज वहां ग्रो होती है. और आप इसे एमएसपी की प्रॉब्लम बोले या जो ग्रीन रेवोल्यूशन की प्रॉब्लम बोले, मोनोक्रॉपिंग बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गई है.
तो एमएसपी ने तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको शुरुआत कर दी है। तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल थिंग, हमें चाहिए ये कि हमें एक रिम्यूनरेटिव प्राइस मिल जाए जो मार्केट ड्रिवन हो और जो कम से कम कॉस्ट के नीचे तो ना हो, उससे नीचे हमें प्राइस नहीं चाहिए, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। So what we actually need is the liberty where we could actually uh, uh, we could negotiate. तो हमें सिर्फ इतनी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां हम प्राइस नेगोशिएशन कर पाए। मंडी में आज हमें वो प्राइस नेगोशिएशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और जैसे ही हमने एपीएमसी एक्ट को एबॉलिश किया तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम एक ग्रुप बना के या इंडिविजुअल भी, मैं यदि मेरे पास कैपेसिटी है, मैं यहाँ से बाहर निकलूं और प्राइस को नेगोशिएट करूं। तौसीफ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि अभी जब पैंडेमिक के बाद किसान वापस गए, रिवर्स माइग्रेशन का एक बहुत क्षणिक लेकिन एक ट्रेंड हुआ, आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार धीरे धीरे फार्मिंग, फार्मर्स और इसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स में जो इंटरवेंशंस ला रही है, वो कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी को मजबूत कर रही है और युवाओं को वापस गांव लौट करके भी अवसर तलाशने चाहिए, इसकी कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है इस बिल से? आई थिंक थोड़ा काफी लाइक फार साइटेड होगा ये, बट आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो ये करेगा, इफ लाइक देयर आर जनरली किसान कैसे सोचता है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट लाइक वैसे अगर मैं इस चीज का बेनिफिट लाइक इस पे एट्रीब्यूट करने की कोशिश करूं तो जनरली हम देखते हैं कि भाई किसान का बच्चा वो अपना खेती में यार इसको बाहर जाने देते हैं, और वहां पर जाकर कुछ करेगा, खेती नहीं करना है। एंड व्हाई इज इट लाइक हैपनिंग दैट वे? बिकॉज वो लुक्रेटिव नहीं है इतना ज्यादा, दे डोंट सी द फ्यूचर इन दैट फॉर देयर लाइक किड्स। तो फ्रॉम दैट लाइक फैक्ट, वंस इट इज ओपनिंग अप, then there are newer things that will happen. Investment आएगा from different like perspective. Corporate investment हो सकता है, infrastructure के लिए हो सकता है, नई चीजें अगर छोटी जगह पर भी हो रही हैं, तो in the longer run I think जो Indian like ecosystem है, आप to a extent ही उसको अर्बनाइज कर सकते हो। आपके जो लोकल कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनको डेवलप करना होगा टू अ लेवल की सेम लेवल ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड्स। लोग एक छोटी मैं बोलूँ एक छोटा शहर है, वहाँ पर भी जो है आपको स्कूलिंग अच्छी मिले। तो दीज आर थिंग्स, इफ एग्रीकल्चर पे हम अटैक कर रहे हैं बाय डूइंग थिंग्स, वो प्रॉस्पेरिटी बेनिफिट्स की ये सारी चीजें लोगों को मिलना शुरू हो सकती हैं, एंड देन देयर कैन बी अ रिवर्स लाइक माइग्रेशन, क्योंकि लोग एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन मांगते हैं कि अच्छी मिल जाए मुझे, शहरों में नहीं जाना पड़े। राइट। एक सवाल मेरा और भी है, वो आप लोग तीनों में से जो जवाब देना चाहे वो इस पे ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट फोर्स को सेंटर मान करके अभी तक सारी व्याख्या एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की या उसमें जो भी टिंकर हम करते हैं उसकी की जाती है, वो कहीं ना कहीं मार्केट इज ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ द कॉन्वर्सेशन। और हम कई बार ये भूल जाते हैं कि इंडिया में मार्केट्स और मंडी के अलावा भी किसानों को जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री का मामला है, जो इन्फॉर्मेशन एक एजुकेटेड लोग के पास होता है वो शायद किसानों के पास नहीं होता। हम इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं और 3-4 लोग मिल बैठ करके डिसाइड करते हैं कि हम फार्मर्स के लिए बात करेंगे, हम फार्मर्स पे बिल बनाएंगे या उस बिल का विरोध करेंगे। आप लोग जैसे लोगों ने कहीं ना कहीं इस एसिमेट्री को डील करने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयोग किए हैं। आगे आने वाले समय में इस बिल के बियॉन्ड भी अगर हम चर्चा करें तो आप लोग और कौन सी ऐसी चीजें चाहते हैं कि सरकार करे जिससे ये जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं फार्मिंग को एम्पावर करने के लिए और फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए, वो दूरगामी परिणाम जिससे नजर आ सके? एक्चुअली इसमें अभी आई थिंक दिस इज a beginning in the right step, but end of the day we'll have to take things on our own hands. अभी हम हर बार चाहे आप प्राइस की बात करें, हर चीज में हमारी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा रहती है। तो
शायद अब मौका है और हमारी ये जनरेशन भी तैयार है। आज आप किसी भी छोटे गांव में चले जाएं, वहां 4G नेटवर्क है और बच्चों में पूरी तरह से एक्सपोजर है। आप हर एक चीज जो एक शहरी एक युवा जानता है, गांव में भी युवा उतना ही एक्सपोजर रखता है आज। तो किसी भी तरह से उन्हें आप पीछे ये नहीं मान सकते और शायद ये मौका है जब उन्हें ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और वो चीजें अपने हाथ में लें। समय आ गया है जब धीरे धीरे हम गवर्नमेंट की तरफ देखना कम करें और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लें। और इस मौके को मैं मतलब एक जो सॉल्यूशन है जो मुझे दिखता है, मैं शायद इसे एक्सप्लेन करने के लिए इस मौके को यूज करूंगा। हमें आज जो चीजें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है उनमें पहली चीज है कि हमें लैंड रिकॉर्ड को पूरा हम डिजिटाइज करें और लैंड को डिजिटाइज करने के साथ साथ हमारी क्रॉप जो सोइंग इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारी लाइव हर बार अपडेटेड होनी चाहिए। और हमारे पास एक बड़ी जो समस्या एग्रीकल्चर में रही है वो है डिमांड सप्लाई की इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होती और इसीलिए हम देखते हैं कि काफी ओवर सप्लाई होती है और हम सड़कों पे क्रॉप को फिरता हुआ देखते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है। तो जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे जैसे एग्रीगेशन के प्लेटफॉर्म यदि आ जाते हैं तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है वो किसानों तक पहुंचा पाएं और उसे ज्यादा अच्छे से हम प्लान कर पाएं। तो जो डिमांड एंड सप्लाई की इन्फॉर्मेशन है दैट नीड टू बी वर्कड अपॉन। अंतिम सवाल मैं पूछना चाहती हूँ ये कि आप जनरली जब इकोनॉमिस्ट चर्चा करते हैं एग्रीकल्चर पे तो बार बार ये बात आती है कि हमारे देश के किसानों को किसानी से हटा करके कुछ और काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बट ऑल ऑफ यू आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु जॉइंड सम अदर सेक्टर, जनरली द सर्विस सेक्टर, और फिर वापस आप लोग किसानी या किसानी से रिलेटेड जो भी इंटरवेंशंस हो सकते हैं वो आप कर रहे हैं। आप उस अप्रोच को कैसे देखते हैं और कुछ कहना है क्या आपका उस अप्रोच को लेकर के? एनी वन ऑफ यू वांट टू टेक दिस अप? आई थिंक जैसे मतलब इंडस्ट्री लाइक ग्रो हो रही है तो कुछ लोग तो सेक्टर से निकलेंगे जो कि हम पहले देखते थे कि करीब 60-66% थे, आज वो 50% के आसपास है। प्रॉब्ली शायद वो राइट लाइक नंबर होगा समवेयर बिटवीन लाइक 30 से 35% लोग अगर एग्रीकल्चर में लाइक इन्वॉल्व है तो आपको कुछ डिग्री ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मिलेगा। बट आई थिंक बोथ द वेज लाइक चीजें हो रही हैं। एक्चुअली नए लोग हमारे जैसे इधर आ रहे हैं और कुछ लाइक निकल के यहाँ से जा रहे हैं, तो वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस तरह से लाइक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का लाइक हो रहा है विच इज आई थिंक अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग जो अभी के टाइम में एग्रीकल्चर में आई थिंक इस डेकेड में हमको शायद ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेकेड्स। आई थिंक उसका एक एक्सेलरेशन हो चुका है ऑलरेडी एंड विद ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं मेरे हिसाब से तो एक फाइन बैलेंस में भी लाइक अगले 5 से 10 सालों में हम पहुंच चुके होंगे। ऑलरेडी बाहर लेके आएगा और कुछ लोगों को नेचुरली अंदर लेके आएगा। बट आई एम सीइंग नंबर बिटवीन 30 to 35 getting like in agriculture is something which might be more like lucrative for an Indian like economy perspective say. Okay. प्रतीक, आप कुछ ऐड करना चाहते थे? अभी मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे जब भी कोई किसी मैगजीन में कोई स्टोरी पब्लिश हुई उसके बाद बहुत सारे स्टोरीज का इन्फ्लक्स, कॉल्स का और मीम्स का इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है। तो इससे ये चीज तो प्रूव होती है कि जहाँ एक तरफ हम बात कर रहे हैं फार्मर्स खेती छोड़ के बाहर जा रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं, दूसरी तरफ आज का जो युवा है और जिनका शायद खेती से कोई लेना देना नहीं रहा वो भी आज खेती की तरफ वापस आते हैं। चाहे आप उसे उनकी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो चीजें हैं, जो समस्याएं उन्हें शहरों में देखी हैं उनके कारण यहाँ वापस आने की बात करें या उन्हें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा दिखती है। सो ईदर वे इट इज अ वेरी गुड ट्रेंड आई वुड से एंड रूल्स नीड टू बी रिडिफाइंड। मतलब आज यदि आज आप किसी से बोलते हैं हम जैविक खेती पे खास काम करते हैं, यदि आज आप एक किसान से जाके पूछेंगे कि आप जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं तो शायद उनका पहला जवाब होगा कि असंभव है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। बट इस युवा से जो वहां से शहर से वापस आ रहे हैं वो किसी भी परिस्थिति तक जाके और उसे ट्राई करना चाहेंगे कि हमें जैविक खेती को प्रैक्टिकल बनाना है और मुझे लास्ट ड्रॉप ऑफ माय ब्लड आई नीड टू मेक इट प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल।
So this is something good. It is a very positive trend, and I think the real glory will come back to agriculture in next 5 to 10 years, as Tawfiq was saying. And we need to set couple of examples, and we have these examples going into that. We need to have these examples which are practical. So अभी टेक्नोलॉजी की तरफ से काफी आ गया है, बट फील्ड पे एक खेत को वहाँ अर्निंग बहुत इम्प्रूव करना, उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की अभी जरूरत है. Or at Green and Greens, we are trying to make that, putting many things together, whether it is about marketing side or the productivity side or the cost side, everything putting together. We are trying to work out a model where it can be profitable for the farmer. So I think the good times are here, and we should see some positive changes in next 5 to 10 years. आशीष, आपका तो फार्मर्स का प्रोफेशनल नेटवर्क ही है, आप फार्मर्स का लिंक्डइन एक तरीके से चला रहे हैं, तो वहां पे क्या बात हो रही है, वहां के जिस संदर्भ में हमने बात की, अगर आपको किसानों की तरफ से कहना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसे आपने जो इससे पहले सवाल किया अबाउट न्यू पीपल कमिंग इनटू एग्रीकल्चर एंड और whether there is a need for people to go out, तो there is definitely a very positive ट्रेंड कि बहुत यंग लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ले रहे हैं. मतलब पढ़े लिखे लोग शहरों से वापस जाके एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ले रहे हैं. द अदर डे इन माय होम टाउन आई मेट वन ऑफ माय बैचमेट फ्रॉम स्कूल, और वो अभी वहाँ ड्रैगन फ्रूट उगा रहा है. आई वाज सो सरप्राइज्ड टू लर्न दैट. इन द होप कि आप जैसे लोग और ज्यादा जुड़ते जाएं, आप जैसे लोगों की स्टोरीज और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, एंड इन द होप कि जो डेमोक्रेटाइजेशन, जो लोकतांत्रिकरण शुरू हुआ है एग्रीकल्चर के स्पेस में, वो इस पेस से और दुगने पेस से आगे बढ़े और हमारे देश के किसान समृद्ध हो सके. इस होप से भी कि देश के किसान खेत में हल चलाते हुए, पसीना पोंछते हुए जो एक इमेज बनती है, वहां से उठ करके प्रतीक शर्मा के ऑफिस वाली इमेज भी एक डेवलप कर पाए, तौसीफ के ऑफिस की इमेज डेवलप कर पाए, आशीष का लिंक्डइन प्रोफाइल भी किसानी को रिप्रेजेंट कर पाए. इस होप के साथ हम आज इस सेशन को समाप्त करते हैं. और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि महिलाएं और खास करके महिला किसान जो है वो हमारी किसानी की रीढ़ है. तो अगली श्रृंखला में हम महिला किसानों से बात करेंगे, तो आप द चर्न के साथ जुड़े रहिए. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि संवाद के लोकतांत्रिकरण को एक नया आयाम दिया जा सके और आपकी और हमारी, हम सबकी आवाज इस प्लेटफॉर्म पे बहुत फेयर तरीके से रिप्रेजेंट की जा सके. आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तौसीफ, प्रतीक और आशीष. थैंक्स.